So, hello Hazik. Once again, a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट कि किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था इन्वायरमेंट होता क्या है। तो हमारे जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, भले ही वो लिविंग थिंग्स हो, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो जो भी चीजें हैं वो सब की सब क्या है, हमारी इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज से। जो हम लोग काम धंधा कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट क्या है, बहुत परेशान है। वो कह रहा है बस करो बाबा, अब बहुत परेशान कर लिए हमको, क्योंकि जितना परेशान हम इन्वायरमेंट को कर रहे हैं आगे चल के वो हमें परेशान करेगा। ठीक है, इस बात को कल हम लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती ही जा रही है। जितने ज्यादा हम लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, जो हम कोयला जला रहे हैं, जो मोटरसाइकिल या कार से निकलने वाला स्मोक है, धुआं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। तो यदि हम अभी नहीं जगे तो बहुत दूर देर हो जाएगी और पूरी की पूरी धरती क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, पूरी तरीके से डूब सकती है। क्योंकि कल बताया तुमको जो हमारे बर्फ है, पोल्स पे जो आइस है वो पिघलने लग जाएगी, और वो पिघली तब बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। आज चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आते हैं अपनी पीपीटी पर। यही अपनी पीपीटी, चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो जो भी रिमेनिंग टॉपिक है, ओजोन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग और सेविंग द इन्वायरमेंट, ये चार टॉपिक। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलते हैं, आ जाते हैं फटाफट फटाफट। ओजोन, ओजोन गैस बहुत ध्यान से भाई साहब समझना है। ओजोन गैस इज नेचुरली फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कह रहे हैं ओजोन गैस कहां फॉर्म होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तुम जानते होंगे हमारा जो सरफेस है सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। ठीक है, इस तरीके से रहता है। मीजोस्फेयर में मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं। तो यहां पर ये वाली जो है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर भी होती है लेयर। हमारी अभी इसी काम है स्ट्रेटोस्फेयर तक का। तो दो लेयर समझो, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, अर्थ से जो सबसे पहली एटमॉस्फेयर की लेयर पड़ती है वो ट्रोपोस्फेयर है, और फिर दूसरी पड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये जो ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में नेचुरली अकर करती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक बात, यहां प्रेजेंट रह करके ये क्या करती है, जो अर्थ से जो सन से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं, उससे हम लोगों को बचाती हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर O3, इसका फॉर्मूला है ओजोन का O3। सरफेस लेवल ओजोन इज रिलीज्ड बाय बर्निंग प्लांट मैटर एंड व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है या प्लांट को बर्न करते हैं, इन सब से जो भी धुआं वगैरह निकलता है उससे ओजोन गैस बनती है। ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वो तो हमारे लिए ठीक ठाक है, वो हमें क्या करती है, सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, हार्मफुल रेज जो आती है, उसको ये क्या करती है, छान देती है, उसको ये फिल्टर कर देती है। लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन गैस बनने लग जाती है, तो ये क्या करती है, जो अर्थ से हमारी हीट वापस एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करती है, उसको ये ट्रोपोस्फेयर की ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वही हमारी जो अर्थ है वो वार्म ही वार्म रहती है, वो कूल नहीं हो पाती है। आगे, अरे अभी नाइट्रस ऑक्साइड बचा हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो ग्रीन, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस की गैस है। इट इज रिलीज द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्लांट में। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज हो रही है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स या प्लांट मैटर को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो हम देख रहे हैं जितनी भी गैसेस हैं लगभग स्मोक से ही प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड बात कर लें, ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब
सब प्लांट मैटर को जलाने से, फॉसिल फ्यूल जलाने से, इन सब हो रही हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोड्यूस दिस गैस। यदि हम एग्रीकल्चर में, यदि हम खेत में उसमें हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किया जाता है? कि हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। जिस तरीके से बच्चे बॉर्नविटा कॉम्प्लान यूज करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, उसी तरीके से फर्टिलाइजर्स यूज होता है क्रॉप के लिए, तो उससे क्रॉप पैदावार अच्छी होती है। लेकिन फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है जो कि ओजोन लेयर बना देती है ट्रोपोस्फेयर। चाहे तो स्ट्रेटोस्फेयर में बने, स्ट्रेटोस्फेयर में बनेगी तो हमारे लिए अच्छी रहेगी, लेकिन वो ट्रोपोस्फेयर में बन जाती है तो ये जो अर्थ की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती है। तो इस तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में है। अगला टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब का समझ लो अर्थ का वार्म होना, अर्थ का वार्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट मोर हीट बीइंग ट्रैप्ड। कह रहे हैं ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होगी? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी वाटर वेपर, तीसरी हमारी मीथेन, चौथी आज पढ़े ओजोन, और पांचवी है अपनी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 5 गैसेज जब एटमॉस्फेयर बढ़ जाती हैं तब ज्यादा से ज्यादा हीट जो अर्थ बाहर निकालती है वो उसी में ट्रैप हो जाती है। दिस कॉजेज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इससे क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत हद तक वार्म होने लगता है। इट लीड्स टू एन ओवरऑल राइज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इससे क्या होता है? सरफेस टेम्परेचर, जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है उसमें राइज होना शुरू हो जाता है। दिस एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थ का वार्म होना, ग्लोब का वार्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द, देखो बुक में तुम्हारे इस तरीके से लिखा है डिग्री एफ। डिग्री एफ का मतलब होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ को फ़ारेनहाइट। पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। If the temperature keeps increasing, यदि टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा, आइस एट द पोल्स विल मेल्ट। जो हमारे पोल पर आइस हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगी। वाटर ऑफ द ओशंस विल राइज इन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विल बी फ्लडेड। ओशंस में पानी की मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ने लग जाएगी और ज्यादातर जो लैंड हैं जहां पर इंसान रहते हैं वो सब के सब बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, सब जगह बाढ़ आ जाएगी। क्लाइमेट पैटर्न में ऑल्सो चेंज। और जो क्लाइमेट है, जो हर जगह की अलग अलग जलवायु है, वो क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेगा। अब अपना लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। कल कहे ना सर ये सब बात सुन करके बहुत डर लग रहा है, तो इन्वायरमेंट को यदि हम हेल्दी रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे, तो भाई साहब फिर डर नहीं लगेगा, फिर हमारे और इन्वायरमेंट में अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी, अच्छी दोस्ती बनी रहेगी। क्या करना है? वी नीड टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। यदि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो फॉसिल्स फ्यूल्स का यूज कम से कम करना है। जो कोयले हैं, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करना है। एट द गवर्नमेंट लेवल्स मेनी स्कीम्स हैव बीन पुट फोर्थ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। वो क्या है? फर्स्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ विंड एंड सन। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो कि इनफाइनाइट है। जैसे विंड है, विंड इनफाइनाइट है, विंड कभी खत्म नहीं होने वाली है। सन की रोशनी कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, तो इससे कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है। Effluents from factories are being treated before being released into water bodies. जो भी फैक्ट्रीज से सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसको पहले क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए, उसको रिफाइन करना चाहिए। उसके बाद उसको आप नदी में भेजिए, उसके बाद उसको ओशंस में डालिए। लेकिन आप ऐसे ही डाल देंगे, उसका गंदा कचरा डाल देंगे तो पूरे हमारा वाटर जो हो जाएगा वो पॉल्यूट
ठीक है, तो उससे हमको नुकसान पहुंचेगा, उससे पॉल्यूशन फैलेगा और फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा भाई। तो हमको क्या करना है, फैक्ट्री से जो भी सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट निकल रहा है उसको पहले हमें रिफाइन करना है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है, फिर वाटर बॉडीज में डालना है। अगला, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को इंक्रीज करना है कि फर्टिलाइजर्स जो हो वो नेचुरल हो, ऐसा नहीं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उससे फिर नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ेगी और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। Catalytic converters are being used in vehicles to reduce the emission of polluting gases. कह रहे हैं व्हीकल्स में क्या लगना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स मतलब होता है जो धुएं को कम से कम प्रोड्यूस करे, धुएं को, स्मोक को कम से कम प्रोड्यूस करे, जिससे जो पॉल्यूटिंग गैसेस हो उसका एमिशन, उसको बाहर जो निकल रही है वो रिड्यूस हो सके, वो कम से कम हो सके। तो ये हैं कुछ स्टेप्स जिनका हम यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट और हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी और फिर मजा आएगा। अब देखो तुम्हारा काम क्या क्या रहेगा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने काम में तुम क्या करोगे, जितना हमने आज पढ़ाया है उसकी रीडिंग करके, एक्सप्लेनेशन की रिकॉर्डिंग करके सेंड कर देना है। दूसरा काम ये रहेगा कि जितना आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इसकी एक्सरसाइज पे आओ, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको मार्क कर लो बुक में, और जो ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको सब क्या करो अपनी बुक में ही फिल कर लो। और कल रहेगा संडे का टेस्ट, तो जो जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जो जो चीजें तुम सुनाए हो इस हफ्ते, प्लस जितना भी तुमको कलम सिलेबस बता दिए कि टेस्ट में क्या क्या आएगा, उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।